Hello everyone, welcome to my history class. Today we will continue chapter 1st of class 11th Writing and the City Life. In our previous video, we have completed introductory part and first topic of this chapter. And today we will start second topic, that is significance of urbanism. So basically in this topic we will read how the urbanism developed, how in Mesopotamia the cities developed. So, what is the main reason? We all know when trade, due to different occupations, market established in any of the area, then the urban life started. Then the cities established. So let us start. First of all, this side portion, the earliest cities in मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रोंज एज. ब्रोंज एज के टाइम पे अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ब्रोंज के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं, ब्रोंज के एविडेंस मिले हैं. ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन की अलॉय होती है. अलॉय मीन्स उसी का कोई पार्ट होती है, उसी का पार्टिकल्स होती है, उसमें इंक्लूडेड होती है वो. Using bronze meant procuring these metals often from great distances. Definitely अगर वो इस मेटल को यूज़ करते थे, ब्रोंज को यूज़ करते थे, इसका मतलब वो कहीं दूर से मंगवाते थे, बिकॉज मेसोपोटामिया में ये मेटल्स नहीं मिलते थे. मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंट्री. जिस तरह की कारपेंट्री वगैरह के वहाँ से एविडेंस मिले हैं तो उसके लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंस भी नेसेसरी थे ये मेटल टूल्स. ड्रिलिंग बीड्स को ड्रिल करने के लिए, उनको शेप देने के लिए. कार्विंग स्टोन सील्स के ऊपर कार्व करना. कार्विंग क्या होती है? खुरीद के उसके ऊपर ड्राइंग करना, राइट करना. कटिंग शेल फॉर इनलेड फर्नीचर. शेल ऑब्जेक्ट जो होते थे उसे फर्नीचर में कन्वर्ट करते हुए उनको कटिंग करना, उनके लिए भी मेटल्स यूज़ होती हैं, एट्सेट्रा. मेसोपोटामियन वेपन्स वर ऑल्सो ऑफ ब्रॉन्ज. जितने भी वेपन्स मिले हैं वो भी ब्रॉन्ज के थे. फॉर एग्जाम्पल द टिप्स ऑफ द स्पीयर्स दैट यू सी इन इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पे आपको दिखेगा एक पिक्चर है. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इट, जिसमें इस तरह के कुछ वेपन्स, कुछ टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि ये वेपन्स जो है वो एक मेटल से बने हुए हैं. So let us start the significance of urbanism. Cities and towns are not just places with large populations. टाउन्स और सिटीज़ जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इसलिए वो टाउन्स नहीं होते. वहाँ पे डिफरेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. It is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in टाउन्स. सो इकोनॉमी डेवलप्स होती है, डिफरेंट उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. फूड प्रोडक्शन से हट के अदर ऑक्यूपेशंस वहाँ पे डेवलप होते हैं. इसीलिए पीपल लोग जो हैं वो कहाँ पे क्लस्टर, कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे रहने लगते हैं? टाउन्स में. अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फूड प्रोडक्शन तो एक मेन ऑक्यूपेशन हो गई, बेसिक, जो हमारी स्टार्टिंग से ही जो हमारी मेन, जिससे अर्बनिज़म, जिससे ये सरप्लस प्रोडक्शन होने के बाद अर्बन सेंटर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. ट्रेड डेफिनेटली कब होता है? जब सरप्लस प्रोडक्शन होती है. सरप्लस प्रोडक्शन होगी तो जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम डेफिनेटली सेल करने की कोशिश करेंगे और उसके बदले में कुछ अदर अपनी डेली यूज़ की चीज़ें जो है वो परचेज़ करने की. सिमिलरली वहाँ पे भी ऐसे होता था. अगर पास्ट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी सेलिंग और परचेजिंग के लिए. तो क्या होता था? बेसिकली वो प्रोडक्ट्स को ही एक्सचेंज करते थे. City people thus cease to be self-sufficient and depend on the products or services of others. So सिटी के जो लोग होते थे वो कैसे, किससे डेवलप होते थे, क्या डेवलपमेंट्स होती थी उनकी, मेन उनका मोटिव क्या होता था?
सेल्फ सफिशिएंट होने का। वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते थे। मेन अगर बात करें तो लाइक अगर हम विलेज की बात करें, जैसे फूड प्रोडक्शन की है या फिर एग्रीकल्चर की बात है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक पर्सन इनफ है अपने खेत में एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए। बट अगर अदर ऑक्यूपेशंस की बात करें, लाइक फर्नीचर मेकिंग की बात करें, फर्नीचर में क्या होता है, उसमें पहले रॉ मटेरियल की वुड्स की नीड होगी, उसके बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ मॉडिफाई करेंगे, ऐसे ही होता है। तो क्या जो फर्नीचर बनाते हैं वही पहले वुड्स लेके आएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे? इज़ इट पॉसिबल? और आर दे गुड इन परफेक्ट इन दिस ऑक्यूपेशन ऑल्सो? क्या उनको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होती है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिटी पीपल, ओके, सेल्फ सफिशिएंट, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की सर्विसेज के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। सिटी और विलेज हो सकता है, गांव के कुछ लोगों के लाइक वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसको परफेक्ट फाइन प्रोडक्ट्स में, सिटी में जो लोग होते हैं अदर पर्सन उनको फाइन प्रोडक्ट्स में चेंज करेंगे। देयर इज continuous interaction among them. For instance, the carver of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make. Definitely, जो स्टोन सील्स के ऊपर जो कार्विंग करते हैं, जो उस पर कुरेद के जो ड्राइंग करते हैं या राइट करते हैं, वो खुद से इन स्टोन जो ये होते हैं, जो टूल्स होते हैं उस पर लिखने के लिए, वो खुद नहीं बनाते हैं। एंड कलर्ड स्टोन फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट। वो भी नहीं पता उनको कलर करने के लिए, इन सील्स को कलर जो करते हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ से लेके आए। हिज स्पेशलाइजेशन इज़ फाइन कार्विंग। उनको जस्ट किस चीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन है? कार्विंग में। नो ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। द ब्रोंज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स। जो टूल मेकर होते हैं वो खुद मेटल्स को कहीं से लेके नहीं आते हैं, पहले मेटल्स को लेके आएंगे, उसके बाद टूल्स में उनको मॉडिफाई करेंगे। कॉपर एंड टीन, ये सारी मेटल्स वो कहीं से नहीं लेके आते हैं। बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल। उसको चारकोल की नीड होती है फ्यूल के लिए। द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। सो मेन जो उसका एक फीचर होता है अर्बन लाइफ का, वो क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। फर्दर देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। सो डेफिनेटली हो सकता है उसके लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, लाइक जहाँ पे सभी ऑक्यूपेशंस होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग के लिए, जहाँ से वो मेटल्स को लेके आ सकें। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, जैसे अब हमें पता होता है अगर हमें शू परचेज करने हैं तो हम शू की शॉप पे जाते हैं, अगर हमें क्लॉथ परचेज करने होते हैं हमें पता है कि कहाँ से परचेज करने हैं। सिमिलरली इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड्स एट्सेट्रा come from many different places for city manufacturers. डेफिनेटली ऐसे तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोड्यूस होती होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से वहाँ पे पहुँचती हैं। लाइक अगर हम अपनी सिटी की बात करें तो हमारी सिटी में क्या जो भी जितने टाइप के कपड़े, शूज़ जो भी हमें वहाँ मिलता है, अदर ऑर्नामेंट्स, या हम किचन वेसल्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, क्या वो वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं? नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं और से होती है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रेड किए जाते हैं। दस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। There are deliveries of grain and other food items from the village to the city. So definitely in grain और food items की डिलीवरी विलेज से सिटी में होती है। एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही होता है, अभी भी आप देख सकते हो कि ग्रेन मार्केट जो होती है उसमें जितनी भी सरप्लस ग्रेन होती है उसको वहाँ पे सेल किया जाता है, फिर उसे स्टोर करके देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है उनको अदर स्टेट्स में सरप्लस होती हैं तो। सिमिलरली तब भी ऐसे ही उसके लिए
डेफिनेटली स्टोर करने की नीड होगी और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन सब के लिए ये सब जो प्लेसेस हैं जहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, अलग अलग ऑक्यूपेशन वर्कर्स को अलग अलग ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, जब रॉ मटेरियल कहीं से प्रोक्योर किया जाएगा। बिसाइड्स मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रोंज टूल्स एंड पोट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स। सो सिर्फ और सिर्फ स्टोन नहीं, ब्रोंज टूल और पोट्स भी अवेलेबल थे कटर्स, सील कटर्स के रूप में। Obviously, in such a system, some people give commands that others obey. Definitely अगर इस तरह का कुछ सिस्टम होगा, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो उसमें कोई एक कमांड देगा और बाकी उसको फॉलो करेंगे। लाइक अगर हम बात करें जो मेटल्स वगैरह हैं उनको ट्रेड करने के लिए कहीं से लोड किया जाएगा, तो उनको कोई पहले इंस्ट्रक्शन देगा ना, कुछ लेबरर्स वगैरह वो पहले अपॉइंट करेंगे, उसके बाद उनको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर आइटम जो है वो कहाँ से लेके आना है, लाइक दिस। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली अगर हम इस तरह की कुछ ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। नाउ सी दिस सोर्स द वर्क अहेड। ये स्टोन्स वगैरह के मेन, अगर हम इसको देख के हमें ये ऐसे जो एविडेंस मिले हैं तो इससे पता चला है कि किस तरह के स्टोन यूज़ हुए हैं इस आर्टिफैक्ट्स में, और वो स्टोन एक जगह पे अवेलेबल नहीं थे। सो वी कैन अज्यूम कि ट्रेडिंग की जाती थी डिस्टेंट लैंड से। दिस विमेंस हेड वॉज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट उरूक बिफोर 3000 BCE। सो ये कहाँ पे स्कल्प्ट किया गया था? उरूक में। द आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन लेपिस लजूली। लेपिस लजूली जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रीसियस आइटम होता है, प्रीसियस टाइप का स्टोन होता था। एंड शेल जो वाइट कलर की थी, एंड बिटुमेन ब्लैक कलर का इनलेस रेस्पेक्टिवली। ये सारे स्टोन उसमें यूज़ किए गए हैं। देयर इज़ अ ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड। अगर हेड पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक तरह का मुकुट जैसा लग रहा है। परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट। डेफिनेटली वो क्या होगा? एक ऑर्नामेंट होगा। दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर एडमायर्ड फॉर डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक्स। सो उस टाइम का सबसे फेमस स्कल्पचर मिला है और आर्टिफैक्ट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल। एंड इट वॉज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो डेफिनेटली इससे ये भी क्लियर होता है कि इसमें जो स्टोन वगैरह यूज़ हुए हैं वो डिस्टेंट लैंड से ट्रेड किए गए हैं। Beginning with the procurement of stone, list all the specialists who would be involved in the production of such a piece of sculpture. So, इन स्टोन की प्रोक्योरमेंट के बारे में जब हम पता करते हैं तो हमें लिस्ट आउट करके ये एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि लिस्ट आउट करें जो जो इस स्कल्पचर में के प्रोडक्शन में क्या क्या कौन कौन से स्टोन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। अब ट्रेडिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग ऐसे तो है नहीं कि सब अपने सर पे उसको कैरी करके लेके आए होंगे या हैंड्स में होल्ड करके लाए होंगे, नहीं, तो उसके लिए डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी। तो किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता था? डेफिनेटली वी ऑल नो हमारा जो सबसे पुराना और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था वो क्या होता था? सी रूट्स। एंड एज वी नो मेसोपोटामिया कहाँ लाई करता है? इन द मिडल ऑफ टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट। अब टिग्रिस और यूफ्रेट जो रिवर हैं उनके जो ऑटोमेटिक जो नेचुरल उसके जो डाइवर्जन बने हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज उसकी हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटरीज को उन्होंने एज अ सी रूट, एज अ ट्रांसपोर्ट रूट यूज़ किया है उसको।
However, rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. So फूड रिसोर्सेज जो मेसोपोटामिया में थे वो बहुत ज़्यादा थे, बट मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे. मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, सील्स एंड जेवल्स. तो साउथ का जो पार्ट था उसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, टूल्स, सील्स, ज्वेल्स. द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ड्स. सो जो इराक का एरिया, मेसोपोटामिया इराक में ही है, तो इराक में जो डेट पाम और पॉपुलर के जो ट्री होते थे वो कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए इनफ नहीं थे, बिकॉज उसके लिए हार्ड टाइप का, एक मजबूत टाइप का वुड होना चाहिए. कार्ट, व्हील्स और बोर्ड्स ये सब उनसे नहीं बन सकता था. एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स. ना उस वहाँ पे कोई किसी भी तरह के मेटल्स थे. सो वी कैन सरमाइज, वी कैन assume that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell, and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf. डेफिनेटली इन सारी, ये इतने सारे जो आइटम्स थे वो वहाँ पे अगर नहीं अवेलेबल थे तो वो अपने अबंडेंस में, जो उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल जो अबंडेंस में होते थे उसके बदले में, उनको वो किसके बदले में ट्रेड करते थे? स्टोन्स, कॉपर, टिन, वुड, शेल ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बदले में. देखो उस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी, सो सेलिंग और परचेजिंग जो भी ट्रेड होती थी वो कैसे होता था? एक्सचेंज में. जिनके पास जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस आइटम होते थे वो उसके बदले में अदर नीडफुल आइटम्स को एक्सचेंज कर लेते थे. दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज. ये जो टर्की और ईरान है यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्कोप कम थे. देखो जहाँ पे मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए उनको किसी दूसरी जगह जाना होगा, तभी तो ट्रेड पॉसिबल होगी. रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये तभी हो सकता है जब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन एक्सचेंजेस को ऑर्गेनाइज करे. लाइक एक शॉप हो, एक ऐसी मार्केट हो जहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स, अबंडेंस में जो भी सरप्लस आइटम होते हैं वो अपने वहाँ पे सेल करें और अदर्स वहाँ पे आके अपने अदर आइटम को एक्सचेंज करें. टू इक्विप foreign expedition and direct the exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia. तो ये तभी होगा ना जब वो एक्सचेंज कर सकेंगे वहाँ पे. Beside craft, trade and services, efficient transport is also important for urban development. So ट्रेड और सर्विसेज के साथ साथ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है. If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on pack animal or bullock cart, the city economy will not be वाइएबल. तो कोई यूज़फुल नहीं है उसका. अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगे, एनिमल्स को फीड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनका लगे, ये ग्रेन और ये सब ले जाने में. जो पैक एनिमल कौन से होते हैं? बोझा ढोने वाले जो एनिमल होते हैं, फिर बुलक कार्ट पे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है. द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एवरीवेयर ओवर वाटर. डेफिनेटली जो सबसे चीपेस्ट होता है वो क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट. River boats or barges loaded with sacks of grain are propelled by the current of the river or wind. तो जो विंड की करंट होता है ना, रिवर करंट, उसके अकॉर्डिंग, उसकी डायरेक्शन में ही वो इस सारे जो जितनी भी सैक्स होती थी ग्रेन की उन सबको बोट्स में लोड कर लेते थे और वाटर करंट के साथ साथ वो ट्रेवल करते थे. बट वेन एनिमल ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड. देखो अब अगर हम रिवर में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सिर्फ वो नेचुरल वाटर करंट के साथ ही ट्रेवल करते थे. बट अगर हम वही ये ट्रेवलिंग ट्रेड एनिमल्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली उनको फीड कराना पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर
उनके ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा। The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements. So जो कैनाल्स बनाए रखे हैं या फिर जो नेचुरल चैनल्स बने थे वो सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे। एंड इन द अकाउंट ऑन द सिटी ऑफ मरी लेटर इन द चैप्टर, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना अलग अलग सिटीज़ के बारे में, उरुक, मरी, तो ये जो रूट्स हैं ये सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ यूफ्रेट एज अ वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर। सो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इन रूट्स का, इन नेचुरल रूट्स का ट्रेड के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल थे, कितना ज़्यादा यूज़ था, कितनी ज़्यादा इनकी नीड थी। सो इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू and have a nice day to all.